हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 और इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर दिया है। मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको किया है। सो ये स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ लिखा है 1 अक्टूबर 2013 को बालाजी प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज किया है एक मशीनरी को 4,50,000 रुपए में, है ना। और 31 मई 2015 को एक पार्ट मशीनरी का जिसकी कीमत 1 अक्टूबर 2013 को 60 रुपए थी, उसको हमने सेल किया है 25,000 रुपए में। यानी कि ये 4,50,000 की पूरी मशीनरी है और एक पार्ट की जो वैल्यू जिसको बेचा है उसकी वैल्यू है 60,000 की कॉस्ट 1 अक्टूबर 2013 को, और इसको बेचा गया है 31 मई को 25,000 रुपए में। और इसी डेट को हमने एक फ्रेश मशीनरी को परचेज भी किया है 1,12,500 रुपए में, है ना। एक नई मशीनरी परचेज की है तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% के हिसाब से रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। और अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को। हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है, हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, हमको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। सो तीन टाइप के अकाउंट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाएगी, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इसमें। दूसरा, और इस मशीनरी अकाउंट में हम मशीनरी को जब सेल करेंगे तो सेल की एंट्री भी पास नहीं होगी ना प्रॉफिट लॉस की। क्यों? क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट बना देंगे और इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन भी करना है। तो पहला अकाउंट हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ लिखा गया है 1 अक्टूबर 2013 को बालाजी प्राइवेट लिमिटेड ने 4,50,000 में मशीनरी को खरीदा है। तो यहाँ लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी नोट्स बुक उठाइए और साथ साथ में लिखते जाएं। 1 अक्टूबर 2013 यहाँ पे डेट लिखें डेबिट साइड में और लिखें टू बैंक अकाउंट 4,50,000 रुपीज, है ना। और जैसा कि बताया गया है क्वेश्चन में 31 मार्च को हर साल अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2014। तो ये जो पहला साल है वो अप्रैल 2013 से शुरू हुआ है, पर मशीनरी को 1 अक्टूबर 2013 को खरीदा गया है। और 31 मार्च 2014 को हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन और अकाउंट क्लोज कर देंगे। और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ आप देख सकते हैं वो सेम आ गया है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। तो जो 31 मार्च का बैलेंस है 2014 का, वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2014 को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 4,50,000 रुपए, है ना। और जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है 31 मई 2015 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जिसको सेल किया गया है मशीनरी को और खरीदा भी गया है। तो यानी कि 31 मार्च 2015 तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, तो हमारा सेम बैलेंस आएगा 4,50,000 रुपए। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को कहीं नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। सो यहाँ तक 2 साल तक का क्वेश्चन यहाँ पे जो है हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास 4,50,000 ही आएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ बोला गया है हमको क्या कि 31 मई 2015 को 60,000 की जो मशीनरी थी 1 अक्टूबर 2013 को उसको बेचा गया है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन को, इसलिए 31 मई को अगर हम किसी मशीनरी को सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट सोल्ड पार्ट, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपए, है ना। घटी हुई वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट ही रिकॉर्ड होगी, है ना। तो जो हमने मशीन सेल की उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 60,000 है। आई होप इतना आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। उसके बाद यहाँ 31 मई को 2015 को हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने 1,12,500 की मशीनरी को परचेज किया है। तो यहाँ पे 1,12,500 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, तो 31 मार्च 2015 को कितना बैलेंस आ रहा है अब मशीनरी का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 3,90,000 रुपए। कैसे? क्योंकि 4,50,000 की फुल वैल्यू थी,
है ना, ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो उतनी है, और 60,000 की हमने मशीनरी बेच दी, है ना, तो हमारे पास 3,90,000 की मशीनरी बचती है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट कॉस्ट दिखाई जाएगी, डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और दूसरे की जो कॉस्ट है 1,12,500 है, तो टोटल मिला के ये बन जाता है हमारे पास 5,02,500 रुपए। तो 5,02,500 ये हमारे पास बन जाता है यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हैं। और अब हम दोनों साइडों का अगर टोटल करेंगे तो वो हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये बिल्कुल इक्वल है, 5,62,500 रुपीज। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5,02,500 रुपए है, और हमारा आंसर भी यहाँ पे 5,02,500 रुपए आ रहा है ना। तो ये मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बन गया है। ना मैंने इस अकाउंट में कोई डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया है, सिर्फ मैंने मशीनरी की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया है ना। और जो मशीनरी मैंने सेल कर दी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 1 अक्टूबर 2013 को कितनी थी, 60,000 रुपए थी, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 60,000 रुपए, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो मशीनरी अकाउंट हमारा बन गया, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से आप देखना। सो अकाउंट का फॉर्मेट वही होता है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड इसकी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मशीनरी की जो कॉस्ट थी 1 अक्टूबर 2013 को पहली मशीनरी की, वो 4,50,000 थी। तो हम लगाएंगे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब हम कहां लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। हमने इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बना रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी को हमने 1 अक्टूबर 2013 को परचेज किया है, यहाँ लिखा है 4,50,000 की मशीनरी खरीदी है। तो 6 महीने की, अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन है 45,000 रुपीज, है ना। और इस क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो फॉलो हो रहा है डेप्रिसिएशन का, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। 31 मार्च 2014 को टू बैलेंस कैरी डाउन हम लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास दोनों साइडों का टोटल जो है 45,000 रुपीज आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन का फर्स्ट ईयर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। तो 1 अप्रैल 2014 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे 45,000 रुपीज। ये हमारी 45,000 की डेप्रिसिएशन है ना। तो 31 मार्च 2015 को अब हम जो है वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पर कैसे, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, है ना, वो थी 45,000, 4,50,000 रुपए, है ना, 1 अक्टूबर 2013 को। उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाई 4,50,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 20%, यहाँ पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, है ना। तो जैसे कि 4,50,000 हमारे पास पूरे साल की, ये सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट है, फुल वैल्यू। तो इसके ऊपर 45,000 की डेप्रिसिएशन हमें फर्स्ट ईयर में लगाई, तो हमारे पास जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 4,05,000 रुपए। इस पे 20% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो 81,000 रुपीज आएगा। तो दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन लगाई वो 81,000 है, और पिछले साल की 45,000, ये दोनों मिला के 1,26,000 बनता है। और हम लिख देंगे 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन 2015 को, है ना। तो टोटल बैलेंस जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 1,26,000 रुपए बनता है। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2015 को क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे 1,26,000 रुपए। हमारी जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 को। और जिस मशीनरी को हमने सेल कर दिया है, देखिए हमने मशीनरी को स्टूडेंट सेल किया है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000 की, ये एक पार्ट सेल किया गया है स्टूडेंट्स, है ना। तो उसकी डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है 1,440 रुपए, ठीक है। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इसका मैंने वर्किंग नोट अलग से बनाया है, तो आप भी यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट बना सकते हैं, है ना। तो हमने कैलकुलेशन की है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, है ना, 6/46 पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 6 अपॉन
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी। यहाँ पे मैं मशीनरी की बुक वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे 6/45 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 4,50,000 रुपए वैल्यू है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखिए 60,000 रुपए मेरी वैल्यू है एक पार्ट की, है ना, जिसको मैं बेच रहा हूँ, और 4,50,000 रुपए फुल वैल्यू है मशीनरी की। तो 6/45 आएगा, ना कि 6/46। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी यहाँ पे लिखने में, इसको आप करेक्ट कर लेना, है ना। पहले स्टूडेंट्स आप साथ साथ में लिखते जाएंगे, है ना। तो देखिए कॉस्ट जो है 1 अक्टूबर को 2013 को एक पार्ट की वैल्यू थी 60,000, जिसको बेचा गया है। इस पे डेप्रिसिएशन लगाई हमने 31 मार्च 2014 तक की, 6 महीने की। तो वो 6,000 रुपए आई हमारे पास, है ना। और हमारे पास बुक वैल्यू जो है 1 अप्रैल 2014 को कितनी बनती है, 54,000 रुपीज की। फिर इसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन लगाई 54,000 पे, इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना। पूरे साल मशीनरी को यूज किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। उसके बाद हमारे पास 1 अप्रैल 2015 को वैल्यू बनती है 43200 रुपीज। देखिए 43200 रुपीज, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 43200 रुपीज बनती है वैल्यू। तो इसमें डेप्रिसिएशन लेस हो रही है 31 मई 2015 तक। क्यों? क्योंकि 31 मई 2015 तक हमने 60,000 का जो पार्ट है उसको यूज किया है, और उसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, 1440 रुपए, है ना, 1440 रुपए। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, इसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि इस मशीनरी को हमने सेल किया है, इस पे तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड होगी ही होगी, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपने यहां तक जो है देख लिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखा है, ये मैंने क्यों किया है अब मैं बताता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद, देखिए 1440 लिखने के बाद अब हम बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट साथ में। तो 31 मई को मशीनरी बेच रहे हैं, तो जिस डेट को बेच रहे हैं वो डेट हम यहाँ पे लिख देंगे, और लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। और कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 अक्टूबर को ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इसकी, 60,000 थी, जिसको बेचा गया है। और 31 मई को यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, 31 मई 2015 को ही हमने डेप्रिसिएशन लगानी है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए तो 60,000 की ये हमारे पास है ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो जो डेप्रिसिएशन मैंने लगाई है, जैसे कि मैंने 6,000 रुपए लगाई है, 10,800 और 1440, ये टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए हमने लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये जो मेरी डेप्रिसिएशन है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेट मतलब टोटल डेप्रिसिएशन है मेरी, टोटल डेप्रिसिएशन है ये मेरी, इस पे मशीनरी पे जिसको मैंने सेल किया है। तो फर्स्ट ईयर मैंने जो है 6 महीने की लगाई है, सेकंड ईयर में 54 पे पूरे साल की, और 43,200 पे मैंने 2 महीने की, क्योंकि 2 महीने तक 31 मई तक मशीनरी को यूज किया है। तो 18240 ये मेरा जो है वो आ रहा है टोटल डेप्रिसिएशन का। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैंने रिकॉर्ड किया है 31 मई को, है ना, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और मशीनरी डिस्पोजल की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है इसको, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड जो है यहाँ पे है, हम लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एक्यूमुलेटेड टोटल डेप्रिसिएशन 18240। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने देखिए इसका बैलेंस निकालना है, उससे पहले आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने पड़ेगी रिमेनिंग पार्ट पे। देखिए रिमेनिंग पार्ट पे आप देख सकते हैं, हमने जो पार्ट सेल किया है उसकी वैल्यू 6/45 है। तो रिमेनिंग पार्ट मेरे पास कितना बच गया, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट मेरे पास बच गया 39/45 पार्ट। तो इस पे डेप्रिसिएशन अलग लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसको सेल बड़ा किया गया है ना। तो आइए मैं आपको वर्किंग नोट में पहले दिखा देता हूं। तो बुक वैल्यू ऑफ 39 अपॉन, है ना, 39 पार्ट, है ना। तो यहाँ पे 45 होना है, 46 नहीं है ना, ठीक है। तो इसको जरा ठीक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आपके पास है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 को 43200 रुपीज की है ना। ये बुक वैल्यू सिक्स्थ पार्ट की वैल्यू है, कितने की, सिक्स्थ पार्ट की, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं कि मैंने इसको कैसे निकाला है ना।
सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारी 6th अपॉन 45th पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे मैंने निकाली है 43200 रुपीज, 43200 रुपीज, है ना। अगर मैं पूरे एक पार्ट की वैल्यू निकालूंगा तो वो कैसी आएगी, 43200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 45th अपॉन 6th, है ना। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पे बोला गया है रिमेनिंग पार्ट तो 39 बचता है जिसको मैंने सेल नहीं किया है, तो 1 अप्रैल 2015 को उसकी वैल्यू क्या बन रही है, तो ये ही मैं क्यों निकाल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो डेप्रिसिएशन अब लगेगी स्टूडेंट्स, है ना, वो किस पे लगेगी, वो लगेगी उस मशीनरी पे जो हमारे पास रिमेनिंग है, और हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कितना है, 39 पार्ट, है ना, क्योंकि 6 पार्ट तो बेच दिया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी, और उसकी वैल्यू जो है हमको 1 अप्रैल 2015 की चाहिए, है ना। तो 1 अप्रैल 2015 की वैल्यू चाहिए, तो हमको कितनी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, 39 अपॉन 45th, ठीक है। जब हम 45th को माइनस कर देंगे और 43,200, है ना, इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 39 से, तो 280,800 रुपीज आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं, है ना, कि हमारे पास वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, 280,800 रुपीज, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दी है, फाइंड आउट कर दी है ना, ये वैल्यू मैंने निकाल दी है, अभी आपके सामने मैंने कैलकुलेशन की है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना। ये मैंने बुक वैल्यू निकाली है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन लगा दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। आप ध्यान से देखते रहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसमें एंट्री कर रहा हूं क्योंकि वहां 3 अकाउंट है। डेप्रिसिएशन लगा दी, है ना, तो 20% की लगेगी रिमेनिंग मशीनरी पे 56160, और जो हमने अभी अभी नई मशीनरी परचेज की है ना, आप देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट में 1,12,500 की, और एक कब परचेज की है, 31 मई को, यानी कि एक दिन की डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगी। तो मई के बाद जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने बनते हैं, तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लगा देंगे, और 74910 यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो वो इतना बनता है 202350, और लेस कर देंगे हम इसको यहाँ पे डेबिट साइड से 18240, है ना, और हमारे पास यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे हम लिख देंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमने जो है वो बैलेंस निकाल दिया है, किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ये टोटल डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा आंसर भी इतना बुक में दिया है 184,110, और हमारा आंसर यहाँ आ रहा है 184,110। सो दोनों साइडें बराबर है, क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे जैसे हम लिख देते हैं ऐसे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ हमने डेप्रिसिएशन को ही रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं, है ना, डेप्रिसिएशन ही आई है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया 31 मई 2015 को फुल वैल्यू जो थी 1 अक्टूबर 2015 को कॉस्ट प्राइस जो थी ओरिजिनल 60,000 यहाँ पे लिख दिया। 31 मई को ये ट्रांसफर किया है, और 31 मई को ही हमने टोटल डेप्रिसिएशन लगाई है ना, जितनी बनती है 60,000 की मशीनरी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मई तक की टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये है। और उसके बाद 31 मई 2015 को सेल वैल्यू लिखी है यहाँ पे 25,000 में इसको बेचा गया है, लिखा है वाज सोल्ड फॉर 25,000, तो 25,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमको लॉस कितना हो रहा है, देखिए इसकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है, 60,000 है, तो जब हम 60,000 से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 18240 को, और माइनस करेंगे 25,000 को, तो आंसर आएगा 16,760 रुपए। तो यही हमारा यहाँ पे देखिए आंसर है 16,760 लॉस ऑन सेल। तो ये हमारा जो अकाउंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, ये भी यहाँ पे पूरा होता है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का कोई भी बैलेंस यहाँ पे नहीं बचता है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ जाती है।
सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बाकी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ये जो हमारा लॉस कैसे आया है उसका वर्किंग नोट भी मैंने यहाँ पे बना दिया है ना, कि 60,000 की वैल्यू है, फिर मैं डेप्रिसिएशन लगाता रहा और मेरे पास जो है वो बुक वैल्यू 31 मई तक जो है 1440 की डेप्रिसिएशन अलग से लगाई है 43200 पे। तो 31 मई को ये वैल्यू आती है बुक वैल्यू मेरे पास 41760 रुपीज है ना। और जो आप देख सकते हैं इसकी 41760 रुपीज और इसकी सेल प्राइस 25,000 है। तो वो इतना ही मेरे पास जो है वो लॉस आता है ना। तो स्टूडेंट्स बोलने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सिर्फ बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया था। डेप्रिसिएशन जो है मैंने यहाँ पे लगाता रहा है ना, बुक वैल्यू निकालने के लिए ही मैंने इसको बनाया है। बाकी आपको लॉस निकालने के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जो बैलेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस ही होता है। यहां मैं लिख देता हूं है ना, बैलेंसिंग फिगर है ये मेरी। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो लॉस आती है और क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट है ना, पर यहाँ लॉस हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और वर्किंग नोट मैंने भी बनाया है कि 280 रुपीज कैसे आया है, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो थी वो, अगर हम 60,000 की वैल्यू माइनस कर दें तो 4,50,000 से 3,90,000, ये वो मशीनरी की वैल्यू है जो हमने सेल नहीं की है, 3,90,000 जो हमारे पास यहाँ पे देखिए दी गई है। 3,90,000 जो मैंने मशीनरी अकाउंट पे बनाया है, आप देखिए ध्यान से, ये मशीनरी अकाउंट है 390 है ना। और यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई है, क्यों फिर मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाया है। उसके बाद आप देखिए ध्यान से फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगाई है ना 6 महीने की 39,000। उसके बाद फिर मैंने 31 मार्च 2015 को पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई 3,51,000 पे। तो मेरे पास 1 अप्रैल 2015 को ये बुक वैल्यू आ रही है। तो ये अलग से वर्किंग नोट बनाया है स्टूडेंट्स मैंने है ना। बट अगर आप ऐसे शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो एक लाइन में भी इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मेरी 1 अप्रैल 2015 को जो है बुक वैल्यू है 43200 रुपीज, और मेरे को 1 अप्रैल 2015 को ही अगर 39 पार्ट की वैल्यू निकालनी हो तो ये वैल्यू तो 6th पार्ट की है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 6th पार्ट की वैल्यू है। तो 39 पार्ट के लिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ना, यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, साथ में वैल्यू निकाल दी है। तो स्टूडेंट्स ये मेरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है। मैं फिर बताता हूँ कि ये सिर्फ सेल पर्पस के लिए बनाया जाता है और प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, और इसमें ओरिजिनल कॉस्ट को यहाँ पे लिखा जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद मशीनरी प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड की जाती है ना। जिस मशीनरी को सेल कर दिया है उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट साइड में आती है ना। जितने टाइम तक मतलब 31 मई तक इसको यूज किया था तो वो डेप्रिसिएशन तो आएगी। बाकी टोटल डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि इसको बेच रहे हैं है ना। तो जिस मशीनरी को बेचा, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। बाकी रिमेनिंग जो मशीनरी है उनकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और बैलेंस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था। और मशीनरी अकाउंट जो बनता है ना, जब भी हम मशीनरी अकाउंट को बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बात बता दूं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करते हैं हम डेप्रिसिएशन को है ना। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 37 करवा दिया है, जो बहुत ही ज्यादा आपको मुश्किल लग रहा होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स है ना। इन केस अगर कोई क्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लें है ना, कि यहाँ पे लिखा है बंसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड परचेज मशीन। तो मशीन खरीदी है बंसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2016 को 4,50,000 रुपए की, और 1 मार्च 2017 को इसने एक और मशीनरी परचेज की है 3 लाख की। देखिए 1 अक्टूबर 2016, देखिए 16 और 17, 31 मार्च तक हमारे पास एक ईयर हो जाता है। और ये 1 मार्च 2017 को मशीनरी खरीदी गई है, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में। क्यों? क्योंकि 31 मार्च जो है हमारा 2017 में आएगा, और 1 मार्च को परचेज कर रहे हैं 1/3/17 को। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में ही हमने 1 अक्टूबर में 2016 में मशीनरी को खरीदा, उसके बाद
1 मार्च 2017 में एक और मशीनरी को परचेज किया। तो फर्स्ट ईयर में 2 मशीनरी खरीदी है ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है 1 जुलाई 2018 को इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीनरी, है ना, जो यानी कि ये 4,50,000 वाली मशीनरी को सेल किया गया है 3,20,000 में। तो इस बार हमने पूरी ही वैल्यू को बेच दिया है, पार्ट वैल्यू नहीं बेची है स्टूडेंट्स। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। और 10% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए जो ओरिजिनल कॉस्ट वाला ये न्यूमेरिकल है ना, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे हम 31 मार्च 2013 को। तो अकाउंट बनाना है 2017, 18 और 19 के लिए। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर, देखिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। तो 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और लॉस ऑन सेल ऑफ, यानी कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, लॉस निकालने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से है, यानी कि जैसा आपका क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड वाला 36 था, उसमें हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला गया था, है ना। पर यहाँ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है, वो क्वेश्चन नंबर 37 में ही बोला गया है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से बनाएंगे, क्या करेंगे, है ना। सो अच्छा देखिए सॉरी, यहाँ पे भी मशीनरी अकाउंट बोला है 36 में, मशीनरी डिस्पोजल भी बोला है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 पार्ट थे, एक मेंटेन करना है नहीं करना है। तो सेकंड पार्ट वाला जो था स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेंटेन करना है हमको मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसके हिसाब से एंट्री पास होगी। तो ये 37 के जैसा ही है, बस इसमें एक फर्क ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। मतलब जो एक बार आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है ओरिजिनल कॉस्ट पे, वो चेंज नहीं होगी, हर साल वही डेप्रिसिएशन लगती जाएगी, है ना। तो ये 38 आपको होमवर्क है मेरी तरफ से, इसको आप होमवर्क में करेंगे, है ना। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे साथ डिस्कस करिए, है ना, मेरे साथ बात करिए, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो आपसे अभी नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये मुझे खुद करवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 आपको होमवर्क में है ना। सो थैंक यू सो मच। इन केस कोई क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। बाय बाय।